हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। आज है 6 जनवरी 2026 और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अब नोवाक जोकोविच को 2025 में मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम ग्लोबल स्पोर्ट अवार्ड के अंतर्गत ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो नोवाक जोकोविच हैं उनको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम ग्लोबल स्पोर्ट अवार्ड के अंतर्गत दिया गया है। अगला है, नैन्सी ब्राउन को वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग लोगों को दिया गया है और इस सम्मान का आयोजन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी कांग्रेस 2025 के उद्घाटन के दौरान किया गया था। अगला पॉइंट, गोविंद ढोलकिया को जेसी के लॉस वेगास 2025 में डायमंड्स टू गुड द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोविंद ढोलकिया को हीरा के क्षेत्र में उनका दीर्घ सेवा, नैतिक व्यापार और सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है, वैद्यास्मिता नारम को ग्लोबल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस यूएसए में 2025 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेवा का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागेश कपूर को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नागेश कपूर को नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल के जयंती के दिन पर मनाया जाता है। लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पढ़ने लिखने की पद्धति है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में विश्व ब्रेल दिवस घोषित किया था और पहली बार 2019 में मनाया गया था। विश्व ब्रेल दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया और घोषित कब किया गया था? 2018 में घोषित किया गया था और मनाया कब से जा रहा है? तो 2019 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क के 112वें मेयर के रूप में किसने शपथ ली? न्यूयॉर्क के 112वें मेयर के रूप में किसने शपथ लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा जोहरान ममदानी को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं इनके जोहरान ममदानी से। तो जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के 112वें मेयर के रूप में 1 जनवरी 2026 को स्व अभिभाषित हुए, यानी कि घोषित हुए। वे न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर भी बने हैं, इसलिए इनका चर्चा किया गया है। अगला पॉइंट है, ममदानी न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई मूल की मेयर भी हैं। दक्षिण एशियाई मूल की पहला मेयर भी हैं ममदानी, जिनका जन्म 1991 के कनाडा यानी कि युगांडा में हुआ था और वे अमेरिका के नागरिक हैं। ममदानी ने पहले न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली 36 डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व किया है और वे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट दल से जुड़े नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
केंद्र सरकार ने जस्टिस महेश शरद चंद्र सुनक को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? यानी कि बीआरओ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को बीआरओ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं बीआरओ की। तो बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक ऑफ डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन। रघु श्रीनिवासन बीआरओ के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाले हैं। बीआरओ का 28वां महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन। अब बात करते हैं बीआरओ की स्थापना की। तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था और बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और बीआरओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बीआरओ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और बीआरओ का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? तो श्रमण सर्वत्र इसका आदर्श वाक्य है। अब बात करते हैं बीआरओ की। तो बीआरओ का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना। बीआरओ प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में भी सक्रिय रहता है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। डीआरडीओ द्वारा कहाँ से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो कहाँ से किया गया है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में किया गया है। बात करते हैं पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल का। तो इसकी मारक क्षमता लगभग 90 किलोमीटर तक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है LRGM, जिसका मारक क्षमता कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर तक है। डीआरडीओ भारत का प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन है जो तकनीकों में स्वदेशी विकास के लिए कार्य करता है। बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया था। 1 जनवरी 1958 को इसका स्थापना किया गया था। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। और डीआरडीओ के द्वारा पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगला पॉइंट है डीआरडीओ से। तो डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण भी किया है। अगला पॉइंट है डीआरडीओ के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल में MIRV तकनीक यानी कि एक मिसाइल कई वारहेड डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। अगला पॉइंट है डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली को भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल किया गया है। यानी कि डीआरडीओ के द्वारा जो आकाश मिसाइल को विकसित किया गया था उसको भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेमलेट विकसित किए हैं। यानी कि डीआरडीओ के द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट और हेमलेट का भी विकास किया गया है। अगला पॉइंट है नागा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ की स्वदेशी मिसाइल परियोजना है। डीआरडीओ का स्वदेशी मिसाइल परियोजना कौन है? जिसका नाम है नागा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और डीआरडीओ द्वारा विकसित VLSRSAM मिसाइल नौसेना के लिए बनाई गई है। अब अगला क्वेश्चन है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च एंड कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन भारत में किया जा रहा है, इसका आयोजन 27 जनवरी से 30 जनवरी 2026 को होगा।
सम्मेलन का स्थल राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात में किया जाएगा। ये जो सम्मेलन है उसका सम्मेलन स्थल गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। और कौन सा यूनिवर्सिटी हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर में। कार्यक्रम का मुख्य आयोजक हो जाएगा भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन। और इसका थीम क्या हो जाएगा? इसका थीम हो जाएगा एजुकेशन रिसर्च एंड गवर्नेंस द सस्टेनेबल ओलंपिक इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता? यानी कि किसके द्वारा 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल में खिताब जीता है? तो कौन जीता है? तो ऋत्विक संजीव एस ने जीता है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड। तो इसका आयोजन हुआ है, इसका आयोजन 22 से 28 दिसंबर 2025 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। यह ग्रैंड इवेंट बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है सूर्या करिश्मा तामिरी ने महिला सिंगल का खिताब जीता। यानी कि महिला में कौन जीता है? तो सूर्या करिश्मा तामिरी ने जीता है सिंगल में। अगला पॉइंट है एस ऋत्विक संजीव ने पुरुष सिंगल में खिताब अपने नाम किया। ऋत्विक ने पुरुष फाइनल में भारत के भरत माधव को सीधे गेमों में हराया। अब बात करते हैं पुरुष डबल्स की चैंपियंस में। तो ए हरिहरन और रुबन कुमार रहे। डबल्स में कौन रहे? तो ए हरिहरन और रुबन कुमार रहे। और महिला डबल्स की बात करते हैं तो शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट के जोड़े ने खिताब जीता। शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट। अब मिक्स्ड डबल चैंपियनशिप में सात्विक रेड्डी और के राधिका शर्मा जीता। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में? तो शॉर्ड मरीन को नियुक्त किया गया है महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच। शॉर्ड मरीन नीदरलैंड के अनुभवी कोच हैं और इससे पहले वे 2017 से 2021 तक भारतीय महिला टीम के कोच भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। वर्ष 2026 में जैव विविधता पर 17वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP17 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो आर्मेनिया के द्वारा किया जाएगा COP17 की मेजबानी। अब बात करते हैं COP से। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 17 जैव विविधता पर कॉन्वर्सेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 17वें पचघर सम्मेलन है और यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तहत जैव विविधता पर वैश्विक स्तर की प्रमुख बैठक है। और 2026 में COP का आयोजन 18 से 30 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा, जिसकी मेजबानी आर्मेनिया के द्वारा किया जाएगा। आर्मेनिया में एरेवन में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शहर में भारतीय AI अनुसंधान संगठन IARO की स्थापना किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो गांधीनगर गिफ्ट सिटी में किया जाएगा। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इसका स्थापना किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इमोइन एराप्तपा त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया है इमोइनु एरातपा त्यौहार। कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। अब बात करते हैं इस त्यौहार से रिलेटेड। तो इस त्यौहार को मीतेई समुदाय के लोगों द्वारा मणिपुर के मीतेई समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, जो गॉडेस इमोनु के नाम को समर्पित है, जो धन समृद्धि और पारिवारिक सुख की देवी को मानी जाती है। और यह त्यौहार कैलेंडर के अनुसार मीतेई कैलेंडर के अनुसार वाकिंग महीने के 12वें दिन में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है इमोनु इरातपा आमतौर पर दिसंबर जनवरी में आता है और गौरियन कैलेंडर के अनुसार आता है। इस त्यौहार पर घरों में
लैंप या रोशनी से सजाया जाता है ताकि देवी का स्वागत किया जा सके। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ? तो किस देश के साथ किया गया है डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण? तो यूएई के साथ किया गया है। बात करते हैं डेजर्ट साइक्लोन की, तो डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह दूसरा संस्करण जिसका पहला संस्करण जनवरी 2024 में आयोजित किया गया था। पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2024 में आयोजित किया गया था। और दूसरा कब होगा? दूसरा 2025 में किया गया। डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड का आयोजन 18 से 30 दिसंबर 2024 तक अबू धाबी यूएई के अल हमारा ट्रेनिंग सिटी में किया गया। तो कहाँ किया गया? यूएई के अल हमारा ट्रेनिंग सेंटर में इसका अभ्यास किया गया। अब बात करते हैं डेजर्ट साइक्लोन की, तो अगला पॉइंट भारत यूएई के बीच दूसरा द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास था जो 18 से 30 दिसंबर 2024 को अबू धाबी में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिले? यानी कि किस देश के द्वारा डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा पेरू के द्वारा डंक रहित मधुमक्खियों को जीवित रहने का अधिकार दिया गया है, यानी कि कानूनी अधिकार दिया गया है। तो पेरू के 2 नगर पालिकाओं साटिपो और नौटा ने डंक रहित मधुमक्खियों को जीवित रहने, फलने फूलने और स्वस्थ पर्यावरण बनाने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। यह विश्व में पहला ऐसा कदम है जिसमें किसी कीट या मधुमक्खी को स्वतंत्र अधिकार और संरक्षण मान्यता दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो मधुमक्खियों को प्राकृतिक आवास और जैव विविधता का संरक्षण करना। और डंक रहित मधुमक्खियाँ ऐसे मधुमक्खियों का समूह है जो डंक नहीं रखती लेकिन परागण और शहद उत्पादन में सक्षम होती है। ये जो मधुमक्खियाँ हैं इनके पास डंक तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये परागण और शहद उत्पादन में सक्षम होती है, यानी कि परागण और शहद उत्पादन कर सकते हैं। ये मधुमक्खियाँ मिलीपोनेनी जनजाति से आती है। ये जो मधुमक्खियाँ हैं जो बिना डंक रहित ये मिलीपोनेनी जनजाति से आती है और दुनिया भर में करीब 500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दुनिया भर में कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो टोटल 500 प्रजाति पाई जाती हैं डंक रहित मधुमक्खियाँ। अब बात करते हैं भारत में, तो भारत में पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में डंक रहित मधुमक्खियों की विविधता पाई जाती है और इन मधुमक्खियों का शहद मेडिसिनल गुण वाला माना जाता है और इसकी मांग बढ़ रही है, यानी कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं इनका जो शहद होता है वो मेडिसिनल रूप से बहुत अच्छा माना जाता है। अगला पॉइंट है, नागालैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने डंक रहित मधुमक्खियों की 2 प्रजातियाँ टेट्रागोनोला और लेपिडोप्टेरोगोना का कृषि उत्पादक बढ़ाने के लिए प्रभावी परागण के रूप में पहचान किया है। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज ने कर्नाटक में स्टिंगलेस बी विलेज प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे आदिवासी क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन और ग्रामीण आय को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया है और उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और अच्छी वीडियो आप लोगों के बीच ला सकें। थैंक यू।